तो यो गाइस कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू वीडियो। और मैं पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा था। एक आज के दिन हम लोग एक चैलेंज करने वाले हैं जिसका नाम है हॉन्टेड चैलेंज। उसमें मैं देखूँगा वीडियोस, है ना। तो फिर इसमें जो ये वीडियोस हैं, अगर आप डरे तो आपके पास भी 3 लाइफ लाइन, क्योंकि हम देखेंगे 2 वीडियोस, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो जाने वाली है ना। तो फिर अभी हम लोग ज़्यादा बात में आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉस्टर मम्मी हूँ। मैं 6 साल से ये फॉस्टर होम चला रही हूँ। मैं अनाथ ही बड़ी हुई थी, तो मुझे हर उस बच्चे के लिए बुरा लगता है जिसके सर पे माँ बाप का हाथ नहीं होता। मेरी एक फ्रेंड एनजीओ चलाती है जो इन बच्चों को प्यार करने और ध्यान रखने वाली फैमिलीज में अडॉप्ट करवा दे। मेरा नाम मिचेल है और ये कहानी एक नए बच्चे की है जिसे मैंने हाल ही में फॉस्टर केयर में लिया है। वो ट्यूसडे की सुबह थी। मैं अपने दूसरे बच्चे के लिए नाश्ता बना रही थी। एक 9 साल की बच्ची जिसकी भी मैं देखभाल कर रही हूँ। मैं पैनकेक्स बनाने में बिजी थी जब जेनी ने दूसरे कमरे से कहा, मम्मी आपका फोन बज रहा है, आपको कोई कॉल कर रहा है। मैंने रियलाइज किया कि मैंने जल्दबाजी में अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़ दिया, तो मैं भागती हुई लेने गई। मैं जब तक वहां पहुंची कॉल कट गई। जब मैं वापस आई तो देखा जेनी स्कूल जाने के लिए पूरी तैयार खड़ी ब्रेकफास्ट का वेट कर रही थी। मैंने जल्दी से उसे पैनकेक्स दिए। ये लो जेनी, तुम्हारे फेवरेट बनाए हैं। वो मुस्कुराई फिर खाने लगी। 10 मिनट बाद उसकी स्कूल बस आ गई। मैं उसे बस तक छोड़कर आई और उसने मुझे बाय कहा। मैं अंदर घुसने ही लगी थी कि मेरा फोन फिर से बजा। इस बार मैंने भाग के पिक किया। वो मेरी फ्रेंड केट थी जो एनजीओ चलाती थी। हे कैट, सॉरी मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाई। जेनी अभी भी स्कूल के लिए निकली। कोई बात नहीं, सुनो, हमारे एनजीओ में एक लड़का आने वाला है। वो 7 साल का है और दुर्भाग्यवश उसके माँ बाप का एक प्लेन क्रैश में देहांत हो गया। उसके एक अंकल बाहर रहते हैं, तो शायद वो अडॉप्शन के लिए चला जाए। पर जब तक ये होता है मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ध्यान रखो। तो यार जहाँ तक मुझे समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली जो ये लड़की है, ये वाली जो ये आपको पर्पल कलर में है, तो ये बताती है इसको कि एक बच्चा है जिसके जो मम्मी पापा हैं वो फ्लाइट में उनका देहांत हो गया, है ना। तो यार बहुत ज़्यादा सैड है। तो जो इसके पहले वाली जो बच्ची ने अडॉप्ट किया था ना, तो उसका ये है कि वो भी बिना माँ बाप के पली बड़ी है ना, बिना माँ बाप के यार, है ना। तो यार बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है यार। चलो कोई नहीं, है ना। तो वो उस बच्चे को पाल रही थी जो अनाथ थी, है ना। वो स्कूल चली जाती है तो फिर ये बता रही है। तो इतना ही है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को मैं लॉयर और बाकी के लीगल पेपर्स के साथ कल आऊंगी और बच्चे को भी तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? ओह हाँ, कल शाम को मैं फ्री हूँ। कल शाम को मिलते हैं फिर। सी यू। फोन कॉल के बाद मैं कल के डिनर के लिए कुछ ग्रोसरीज लेने चली गई। मैं इस बच्चे के बारे में सोच के थोड़ा इमोशनल हो गई जिसने अभी अपने पेरेंट्स खोए हैं। मैं उसे एक वार्म वेलकम देना चाहती थी, तो मैंने कुछ अच्छा कुक करने का डिसाइड किया। मैंने अच्छी क्वालिटी का मीट खरीदा, कुछ ताजी सब्जियां, स्वीट्स और चॉकलेट। ये मीट नहीं बोलना चाहिए था यार, मैं पंडित हूँ भाई। बेकार लगा ये चीज़। तो स्टोरी का सबसे बैड। जब जेनी स्कूल से वापस आई मैंने उसे बैठाया और कहा, जेनी कल हमारे घर में एक और मेंबर आने वाला है। एक छोटा लड़का हमारे साथ रहेगा। जेनी बहुत एक्साइटेड हो गई और बोली, वाओ, अब मेरा एक छोटा भाई होगा। मैं मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। अगले दिन मैंने और जेनी ने पूरे घर को गुब्बारों और बंटिंग्स के साथ सजा दिया। करीब 7 बजे घर की घंटी बजी। जेनी दरवाजे की तरफ भागी और एक बड़ी बच्चे के साथ खड़ी थी और उनके साथ एक 55 से 60 साल की उम्र का आदमी खड़ा था। वो उनका लॉयर था। प्लीज अंदर आ जाओ, मैंने खुशी के साथ कहा। वो सब अंदर आके लिविंग रूम में बैठ गए। कैट ने जेनी की तरफ देखा और कहा, तुम कितनी सुंदर हो बेटा। जेनी खुशी से शर्मा गई। फिर उसने छोटे लड़के की तरफ देखा और कहा, तुम मेरे छोटे भाई हो, है ना? हम उसकी प्यारी बातें सुन के हंसने लगे, सिवाय उस बच्चे के। वो एक रॉबोट की तरह बैठा रहा, कुछ नहीं बोला, ना ही एक बार भी हंसा। केट ने कहा, ल्यूक अपनी बहन को हेलो बोलो, अब यही तुम्हारा घर है, तुम यहाँ बहुत खुश रहोगे।
लुक ने मेरी तरफ देखा और मरी सी आवाज में बोला, कौन है ये? ओह, ये मिचेल है। अब से ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, केट ने जवाब दिया। मैंने उसकी तरफ देख के स्माइल किया, पर वो बस मुझे घूरता रहा। उसका चेहरा इतना खाली था कि कुछ समय बाद मुझे उसका घूरना अजीब सा लगने लगा। हम सबने इस प्रोसीजर के लीगल टर्म्स और कंडीशंस डिटेल्स में डिस्कस किए। ये जान के अच्छा लगा कि लुक के माँ-बाप उसके लिए जिंदगी गुजारने के लिए अच्छा पैसा छोड़ के गए हैं। वो कॉलेज जा सकता है और बाकी सब भी बिना बाधा के कर सकता है। जब केट जा रही थी तो उसने लुक को गुड बाय कहा। लुक एक बार भी उसे गले मिलने नहीं गया। जब केट गाड़ी में जाने लगी तो वो वहीं खड़ा रहा और फिर वापस लिविंग रूम के सोफे पे चला गया। मैं धीरे से जाके उसके साथ बैठ गई। मैं जानती थी कि ये बच्चा कितना ट्रॉमा से गुजरा है, तो मैंने नरम आवाज में कहा, लुक, तुम आइसक्रीम खाओगे? उसने अपना सर नीचे रखा और कोई जवाब नहीं दिया। जेनी ने कहा, शायद ये थक गया है मम्मी। मैं मुस्कुराई और कहा, शायद तुम सही कह रही हो। तुम लुक को देखो, मैं तुम्हारा बेड बना देती हूँ। मैंने लुक को उसे पूछते सुना, ये तुम्हारी रियल मॉम है? जेनी ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं, पर मुझे इन्हें मम्मी बुलाना अच्छा लगता है। ये हमारा अच्छे से ध्यान रखेंगी। मैंने दोनों के बेड्स तैयार किए, उनके लिए बंक बेड्स लगाए। जेनी ऊपर वाले बंक में सोई और लुक को मैंने नीचे वाले में सुला दिया। मैंने दोनों को गुड नाइट किस किया और लुक ने अपना मुंह दीवार की दूसरी तरफ कर दिया। मैं अपने कमरे में जाकर बेड पे लेट गई। मुझे टाइम याद नहीं है, पर मैं एक अजीब से एहसास के साथ उठी। अपनी नींद भरी आंखों से मैंने देखा लुक मेरे सामने खड़ा जोर-जोर से सांस ले रहा था। पूरे कमरे में अंधेरा था। मुझे लगा शायद वो बीमार फील कर रहा हो, तो मैंने बेड साइड लैंप जलाया और डर के मारे लगभग चिल्ला ही पड़ी। लुक वहाँ खड़ा मुझे देख रहा था, बस उसकी आंखें पूरी सफेद थी। मुझे नहीं पता कैसे, पर उसकी आंखें एकदम उल्टी सफेद वाला भाग दिखा रही थी। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, ल्यूक, तुम्हें क्या हुआ? उसने एक बार आंखें झपकाई। मेरी मम्मी मुझे बुला रही है। वो उस नीले घर में मेरा वेट कर रही है। मेरी मम्मी, वो मुझे बुलाती रहती है। मैंने चिल्लाते हुए उसे जमीन से उठाया। जेनी, जेनी! जेनी भागते हुए आई। क्या हुआ मम्मी? केट को अभी कॉल करो, प्लीज, जल्दी कॉल करो। जेनी ने केट को फोन किया, पर उसने आंसर नहीं किया। मैंने लुक को बेड पे लेटाया। मैं इतना डर गई थी कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई। जेनी भी मेरे साथ उठी रही। अगली सुबह जब लुक उठा, मैंने उसे पूछा, तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ था? लुक मुझे घूरता रहा और कुछ नहीं बोला। केट मेरे मैसेज मिलते ही कुछ देर बाद उसे मिलने आई। उसने उसे बैठाया और कहा, लुक बेटा, तुम्हें अब समझना होगा कि तुम्हारी मम्मी पापा अब भगवान के पास चले गए हैं। वो तुम्हें वहाँ से देख रहे हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। वो मेरी असली मम्मी नहीं थी। हम सब लोग बहुत चौंक गए उस बच्चे की ये बात सुन के। केट और मैंने एक दूसरे को हैरानी के साथ देखा। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी मम्मी थी। वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी। मेरी मम्मी उस नीले वाले घर में है। वो वहाँ मेरा वेट कर रही है। क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस बच्चे के साथ क्या चल रहा था। मैंने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या तुम आंखें झुकती जुबान में लुक ने जवाब दिया, हाँ, मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। इसके बाद जो हुआ वो हमारी समझ के बाहर था। केट और मैंने सोचा कि इस बच्चे को हेल्प करना है तो जो कह रहा है वो करके देखते हैं। वो शायद चाहता है हम बाहर जाए। बच्चे कभी कभी अजीब चीजों के लिए अजीब हरकतें करते हैं। तो हम सब मेरी गाड़ी में बैठे और मैंने इंजन शुरू किया। लुक मेरे साथ बैठा और बोला, पहला लेफ्ट लो। यकीन मानो दोस्तों, करीब आधे घंटे तक उसने मुझे बड़ों की तरह रास्ता बताया और हमारी समझ के बाहर जब हमने आखिरी राइट टर्न लिया, हम एक बड़ी झील के पास आ गए। उस झील के साथ ही एक नीला लकड़ी का घर था। हम गाड़ी से बाहर निकले और मेन दरवाजे की तरफ गए। केट ने 2 बार दरवाजा खटखटाया। हमने धीरे चलने की किसी के कदमों की आवाज सुनी। कुछ सेकंड्स के बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। वो कुछ मेरी दादी की तरह दिख रही थी। उन्होंने हैरानी से हम सबको देखा और कहा, कौन हो तुम लोग? क्या आपने मेरी फेवरेट ब्रेड पुडिंग बनाई है मम्मी? उस बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और जोर जोर से रोने लगी। उसने उसे गले लगाया और घंटों तक रोती रही। हमें बाद में पता चला कि उस औरत का एक बेटा था जो आर्मी में था। उसका बेटा अक्सर छुट्टियों में उसे मिलने आया करता था।
एक दिन उसे आर्मी जनरल का फोन आया और पता चला कि उसका बेटा एक लड़ाई में 2 दिन पहले शहीद हो गया। उसका नाम सैम था। सैम 21 दिसंबर को शहीद हुआ था। उस दिन ल्यूक का जन्म हुआ था। ये शायद एक अजीब कोइंसिडेंस लगे, पर जब भी सैम अपनी माँ से मिलने आता, सबसे पहले वो कहता, क्या आपने मेरी फेवरेट ब्रेड पुडिंग्स बनाई मम्मी, और अपनी बूढ़ी माँ को गले लगा लेता। ल्यूक पूरे घर में घूमता और घर के बारे में अस्वाभाविक चीजें बताता था जो उस घर के किसी सदस्य को ही पता हो। और उससे भी ज्यादा डरा देने वाली बात, उस औरत ने हमें अपने बेटे के बचपन की फोटोज दिखाई। वो और कोई नहीं, ल्यूक था। तो दैट्स दिस वीडियो। और आज के दिन हमने काफ़ी मज़े करे, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आ गई है हमारी दूसरी वीडियो, तो चलो खेलना स्टार्ट करते हैं। अमंग अस के और तीनों भी गेम्स में इम्पोस्टर मैं ही रहूंगा। और वीडियो पूरा देखना क्योंकि अंत में चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं इम्पोस्टर था, मैंने पहले तो सोचा कि मैं नेविगेशन के एरिया में जाऊंगा, लेकिन मैंने देखा क्रूमेट्स का झुंड नेविगेशन की तरफ जा रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एडमिन की तरफ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे भी पूरा क्रूमेट्स का झुंड ही जा रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे झुंड में नहीं रहना, मुझे अलग जाना होगा ताकि कोई अकेले में मिल पाए और मैं उसे मार पाऊं। मैं इलेक्ट्रिकल में बहुत समय के लिए मेरे शिकार का वेट कर रहा था, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने सोचा मैं कुछ सैबोटेज करूं, और तभी अचानक से क्रूमेट्स का झुंड मेरे पीछे इलेक्ट्रिकल में आया। हे, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, रुको मेरे लिए। मैंने सोचा मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे किसी को मारना है तो मुझे अकेले में मिलना चाहिए। ओ ये क्या, पर्पल मेरे पीछे आ रहा है। अरे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। ये सही मौका था मुझे पर्पल को मारने का, लेकिन ये व्हाइट यहाँ पे क्या कर रहा है। व्हाइट क्रूमेट मुझे देखकर सिक्योरिटी से निकल गया, पता नहीं क्यों, शायद उसे मुझ पे शक होगा। तभी येलो सिक्योरिटी के अंदर आया, लेकिन मैं येलो क्रूमेट को मार नहीं सकता था क्योंकि व्हाइट ने हम दोनों को भी सिक्योरिटी में देखा था। अगर मैं येलो को मार दूं तो व्हाइट सीधे सीधे मुझ पे ही शक करेगा। इसीलिए मैंने कुछ सैबोटेज करने का सोचा। मैंने कॉम्स को सैबोटेज किया। हे ऑरेंज, कॉम्स सैबोटेज हो चुका है, चलो फिक्स करने चलते हैं। मैंने सोचा शायद मैंने येलो का ट्रस्ट तो गेन कर लिया होगा, क्योंकि सिक्योरिटी में बस हम दोनों ही थे, चाहता तो उसे मार सकता था। हे, यहाँ पे पार्टी हो रही है, आ जाओ तुम भी। पार्टी खत्म दोस्त, काम पे लगो सब लोग, चलो बाय। और अभी इस वक्त मैं कंफ्यूज होते जा रहा था क्योंकि क्रूमेट्स पूरी तरह ग्रुप में ही चल रहे थे। और तभी अचानक से ल्यू ने मीटिंग बुलाई। मुझे आइडिया भी नहीं था ये मीटिंग क्यों हो रही थी, और ऑफ कोर्स मैंने किसी को मारा ही नहीं, तो सभी क्रूमेट्स जिंदा थे। Why? पूरा क्रूमेट और मैं ब्लू को सवाल पूछ रहे थे कि उसने इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई है। और तभी ब्लू ने कहा, It's brown. Why brown? You sure? Yes, brown. Seems like yellow is safe. Yes, I am. I got one task left. Clearly ब्राउन एक सस्पेक्ट था, इसलिए मैंने ब्राउन को वोट किया। और कोर्स ब्राउन इम्पोस्टर नहीं था। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली एक पागल क्रूमेट के गलत एलिगेशंस के कारण ब्राउन बाहर हो गया। चलो सब नेविगेशन चलते हैं। डैन सब एक ही जगह जा रहे थे और मैं किसी को मार भी नहीं सकता था, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ सैबोटेज करना ए पड़ेगा। ऑरेंज, मैं तुझे अपना टास्क करके दिखाता हूँ, आ जा। ठीक है पर्पल, तुम मेरे लिए सेफ हो, नो प्रॉब्लम, बाय बाय। तो जैसे कि मैं कह रहा था, मुझे कुछ सैबोटेज करना चाहिए और फिर मौका मिलते ही मैं किसी क्रूमेट को मार दूंगा। मैंने रिएक्टर को सैबोटेज किया, अब मुझे अपना शिकार ढूंढना था। हे रॉकर, वहाँ पे रिएक्टर का कुछ इशू हो चुका है, चलो वहाँ पे चलते हैं। उसके पहले मुझे एक टास्क कर लेने दो। मैं रिएक्टर फिक्स करने जा रहा हूँ, तुम आ रहे हो मेरे साथ? मेरा ये टास्क तो हो चुका है, चलो रिएक्टर फिक्स करने चलते हैं। हम रिएक्टर फिक्स करेंगे, हम रिएक्टर फिक्स। ओ चुप। ओके